एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस, ओके। और साइंस में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका मून, द मून। द मून क्यों? द और द किसके साथ लगाया जाता है? जो अर्थ में एक ही होता है, एक चीज। मून, मून से तो आपको पता है ना क्या होता है मून? चंदा मामा जो हम देखते हैं रात को, चंदा मामा रात को जो आता है वो होता है मून। अच्छा, अब ये मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। हमारे अर्थ, सन, मून ये सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो मून से हमको ये पता पड़ता है कि मून के पास खुद की ओन लाइट नहीं होती है। हमको दिखता है ना मून वाइट चमकता हुआ है, बट उसके पास उसकी खुद की वो लाइट नहीं होती है। दैट लाइट कम्स फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ सन्स लाइट। सन की लाइट का जो रिफ्लेक्शन आता है उस लाइट हमको वो मून में दिखती है। तो मून में लाइट एक्चुअली खुद की ओन लाइट नहीं होती है, वो उसका रिफ्लेक्शन ऑफ सन्स की लाइट का होता है। तो ये हमने देखा मून। आज हम पढ़ेंगे मून के बारे में, मून का सरफेस, मून का एटमॉस्फेयर। मून में एटमॉस्फेयर होता है? नहीं, मून में एयर नहीं होती है। एयर जो है ना मून के पास नहीं होती है। इस वजह से हम मून में क्या नहीं सुन पाते हैं? आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। हम वहाँ लाइफ नहीं देख पाते हैं। सांस नहीं है, एयर नहीं है, सांस नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या देख सकते हैं? सांस नहीं है तो लाइफ नहीं होगी वहाँ पे। ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते वहाँ पे। हाँ, बट कुछ सरफेस में, जहाँ कुछ हद तक कुछ सरफेस में वहाँ पे पानी जरूर पाया गया है, बट देयर इज़ नो एयर ऑन द मून। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मून, द फर्स्ट पर्सन ऑन द मून। मून की खोज कैसे की गई? मून को खोजा किसने? मून हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है या है, उसको बताया किसने? गैलीलियो गैलीली, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मून को डिस्कवर किया। मून के बारे में हमको बताया गया, मून क्या है, मून कैसा दिखता है, इसके बारे में गैलीलियो गैलीली ने ही इन्वेंट किया, आविष्कार किया, मून को डिस्कवर किया। ठीक है, अब आते हैं हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एवरीवन, आप लोगों ने सुना होगा, हैव यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द नील आर्मस्ट्रॉन्ग? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि जिसने फर्स्ट मून पे गया, मून पे चांद पे जाना स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, जिसने पहले मून पे लैंड किया, कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ तीन जन थे, पर फर्स्ट कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सेकंड कौन थे? एडविन थे और माइकल थे। तो ये तीनों ने प्लान किया था कहाँ जाने का? मून पे जाने का। ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात। जो फर्स्ट मैन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जाने वाला स्पेस के थ्रू, कहाँ पे? मून पे। उनके साथ गए थे एडविन और माइकल। लेकिन आज भी हम सबके मन में ये रहता है कि हम कुछ नया डिस्कवर करें, हम कुछ नया खोजें, हम कुछ नया चीज़ को इन्वेंट करें। तो ऐसी हर बच्चे के अंदर ये एक लालसा होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि हमको कुछ नया इन्वेंट करें, हम एक नए साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये आप हर एक बच्चे के अंदर ये लालसा होनी चाहिए। एक जैसे एंथू होता है ना कि हमको कुछ करना है, हमारे अंदर कुछ नया होना चाहिए, ये जोश आपके अंदर होना चाहिए, जैसा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर था। तभी तो वो कहाँ पे जा पाए? मून। पहले इंसान जिन्होंने मून पर पैर रखा। अच्छा, जब वहाँ वो गए तो उन्होंने क्या देखा? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मून में एयर तो है नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे जो रॉक्स, मटेरियल, मेटेरॉइड्स, ये सब जो चीज़ें होती है, वहाँ की जो सरफेस होती है वो बहुत ही रॉकी होती है। वहाँ पे आप खुरदुरी जैसे बोलते हैं ना, एकदम रफ सरफेस होती है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो सरफेस ऑफ द मून के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं पे सेकेंड, द सरफेस ऑफ द मून। मून की सरफेस के बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला तो मून है क्या, मून की डिस्कवर किसने किया, फर्स्ट मून पे गया कौन। अब जब वहाँ पे वो गए तो वहाँ की जो सरफेस है उन्होंने उसको कैसे डिस्क्राइब किया वहाँ यहाँ वापस आने के बाद। ठीक है, द मून सरफेस इज कवर्ड विद डेड वोल्केनोस, इम्पैक्ट क्रैटर्स एंड लावा फ्लोज। मतलब कवर्ड किससे है वो मून पूरा? वोल्केनोस जो हमने सुना है, ज्वालामुखी जो होते हैं ना, तो वो जो वोल्केनोज हैं, डेड वोल्केनोज, जो मतलब वो जलते नहीं हैं, वो डेड हैं, उससे कवर है वो पूरा। क्रैटर्स का इम्पैक्ट है और लावा फ्लो है। लावा मतलब जो आग जलती है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सम विजिबल टू द अनएडेड स्ट्रेचर्स। अर्ली साइंटिस्ट थॉट द डार्क स्ट्रेचेस ऑफ द मून माइट बी ओशियन। जो डार्क हम भी देखते हैं, मून जब हमने देखा है तो मून में बहुत सारे दाग नज़र आते हैं, तो उसको पहले साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि ये कुछ ओशंस का मार्क है, क्योंकि उसका ऐसे मार्क रहता है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद ये ओशन हो सकता है। तो एंड ऑल्सो नेम सच फीचर्स मेयर विच इज़ लैटिन फॉर सीज या ओशियन या सीज, इसमें से कोई एक हो सकता है, ऐसा अर्ली साइंटिस्ट ने फील किया था। बस व्हाट डज द सरफेस ऑफ द मून फील लाइक। अब हम जो गए, हमने लैंड किया, हमने जो पैर रखा मून पे, अब हम वो वहाँ जाके हम कैसा फील करते हैं, कैसा फील होता है वहाँ जाके। हम तो जनरली अर्थ में रहते हैं, हमको पता है कि नॉर्थ में ये होता है वेदर, साउथ में ऐसा वेदर होता है, ईस्ट में ये वेदर होता है, केरला में बहुत बारिश पड़ती है, ये हम फील कर सकते हैं। बट हर एक इंडिया का, हमारी अर्थ का ह्यूमन बीइंग कैसे फील करेगा कि मून में जाके हमको कैसा महसूस होता है। तो मून में जाके हमें कैसा महसूस होता है ये हम यहाँ देख रहे हैं। व्हाट डिड द सरफेस ऑफ द मून इज लाइक नथिंग हियर ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ में ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमको मून में फील होती है। मून की सरफेस ऐसी है जो कि अर्थ में ऐसी कोई सरफेस ही नहीं है ना। तो इट्स टोटली लैकिंग एनी एविडेंस ऑफ द लाइफ। मतलब वहाँ लाइफ है ही नहीं, तो एविडेंस कहाँ से मिलेगा। मतलब मून में कोई रहता ही नहीं है ना, तो हमें कैसा पता पड़ेगा कि उनके साथ कनेक्ट करें कि आप वहाँ कैसे रह रहे हैं, हम यहाँ कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो हम वहाँ किससे कनेक्ट करके बताएंगे कि वहाँ पे लाइफ है कि नहीं। तो वहाँ कोई ऐसा है ही नहीं एविडेंस जो हमें पता पड़े कि वहाँ पे लाइफ कैसी है ना। लेकिन हाँ, उसकी सरफेस हमको पता पड़ सकती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इट हैज़ लॉट्स ऑफ फाइन टेल्कम पाउडर टाइप्स पार्टिकल्स। तो टेल्कम पाउडर जैसा उसकी डस्ट होती है, जैसे हम पाउडर यूज़ करते हैं, वैसी एकदम स्मूथ टाइप की डस्ट होती है जिसको कवर किया गया है पूरा एरिया को वहाँ की। और कंप्लीट उसकी जो वैरायटी है मिक्सड विद द कंप्लीट वैरायटी ऑफ पेबल्स, रॉक्स एंड बोल्डर्स। रॉक्स मतलब क्या होता है, पत्थर, चट्टान, पहाड़, टुकड़े उसके, है ना। तो उन सब चीज़ों से घिरी हुई जगह है वहाँ का सरफेस। कहाँ का? मून का जो सरफेस है वो ऐसी ही एरिया से कवर्ड है पूरा। आपको पिक्चर में शो दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये एस्ट्रोनॉट है और ये एक पिक्चर है मून की, जिससे हमको ये पता पड़ रहा है कि वहाँ की सरफेस कितनी हार्ड है, रॉकी है और मिली जुली है पेबल से, पोल्डर से, है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं आपका फेसेस ऑफ मून। हम जब भी मून को देखते हैं, कभी तो आसमान में मून होता ही नहीं है, कभी मून होता है, कभी वो हाफ दिखता है, कभी वो थोड़ा सा एक लेयर दिखती है उसकी, कभी फुल मून दिखता है। तो ये क्या है? ये फेसेस ऑफ मून है, जिसको एक डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, मून के बहुत सारे फेसेस होते हैं, तो इस फेसेस ऑफ द मून को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। टू मीन बाय फेसेस ऑफ मून, तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व होती है, सन के अराउंड घूमती है, बट जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। ये तीनों चीज़ का कनेक्शन देखिएगा। सन के चारों तरफ पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों तरफ सन अपनी ओन एक्सिस में घूम के चक्कर काटता है। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है। जस्ट अ मिनट, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत बोला है। देखिए, ये आपका सन है, सन, ये पृथ्वी क्या करती है? सन के चारों तरफ अपना चक्कर करती है, घूमती है सन के चारों तरफ। अब ये पृथ्वी है और ये मून है, मून पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं, आपकी तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, नाउ कम टू द फेसेस ऑफ द मून। ये आपका फुल मून, जब हम अर्थ में पूरा चांद देखते हैं, स्काई में रात के टाइम पूरा चांद, वो होता है फुल मून। सेकंड, वैक्सिंग गिब्बस मून। फिर आता है आपका फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, आधा चांद दिखता है हमको। ठीक है, हाफ क्वार्टर मून, वैक्सिंग क्रिसेंट मून और न्यू मून। वैक्सिंग क्रिसेंट मून, न्यू मून, तो ये सारी जो मून के फेसेस हैं वो हम पढ़ रहे हैं। आपको फुल मून में क्या होता है? व्हेन द अर्थ और आपका जो मून है वो पूरा सनलाइट को फेस करता है, जब सन की सनलाइट को पूरा फेस करता है तब वो आता है फुल मून, जिसमें हमको पूरा चांद दिखाई देता है। न्यू मून, व्हेन द अर्थ
डज नॉट, अब मून ने अर्थ को फेस किया है एंड अर्थ डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट फ्रॉम द सन, तब आपका क्या आता है न्यू मून, जब हमको कोई सनलाइट मून की तरफ नहीं पड़ती है और उस दिन हमें कुछ चांद का कोई पार्ट नहीं दिखता है, देन इट इज़ कॉल्ड न्यू मून। क्रीसेंट फर्स्ट क्वार्टर, जब सनलाइट फेस करती है मून को आधा पार्ट जो है मून का वो फेस नहीं करता है सनलाइट को, आधा पार्ट फेस करता है, तब वो होता है हाफ क्वार्टर, हाफ मून। ठीक है, तो ये जो मून के जो फेसेस हैं कब दिखते हैं, किस तरह से दिखते हैं, जब सनलाइट उस मून की तरफ पड़ती है। मून पर जो सनलाइट आती है, जिस पोर्शन में मून को पड़ती है उतना पार्ट हमको अर्थ में दिखाई देता है कि मून आज पूरा है, चांद पूरा है, आज आधा चांद निकला है, आज थोड़ी सी लेयर निकली है क्रिसेंट टाइप की। तो ये प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता है, हर दिन रिपीट क्यों होता है। देखिए पूर्णिमा आती है, अमावस आता है, ये एक पार्ट है, रिवॉल्यूशन होता है, एक प्रोसेस होती है ये। जब मून पूरा दिखता है, कभी मून पूरा नहीं दिखता है, ये तब होता है जब सनलाइट मून की तरफ कितनी पड़ती है वो डिस्क्राइब होने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि मून का फेस आज कैसा फेस है। तो ये एक छोटा सा डिटेलिंग है आपके पास किस बारे में, फेसेस ऑफ मून के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब क्या होता है, इन हिंदी में इन जनरल हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं हम उसको, एक्लिप्स को। इसके लिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एन एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सच एज मून मूव्स डायरेक्टली इनटू द शैडो ऑफ अनदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जब मून किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली मूव करता है ना, मून जब डायरेक्टली मूव करता है कि अपनी शैडो को छोड़कर किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के आसपास, तब वो एक्लिप्स होती है। हमको पता है, हमने सुना है सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। हमारे बुजुर्ग जो हमको बताया गया था कि ये सूर्य ग्रहण में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण है तो आज ये अपशगुन हो जाएगा। ये सब क्या है, ये हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताया है, वो अभी हम साइंस में जो पढ़ रहे हैं उससे कनेक्ट करते हैं। इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, जो ये एक्लिप्स होती है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द मून कम्स बिटवीन द अर्थ। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, तब वो क्या हो जाती है, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। जब सन की लाइट पूरा मून की तरफ आ जाती है और वो लाइट कहाँ तक नहीं पहुँचती है, अर्थ की तरफ नहीं पहुँचती है, तब वो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण। ये एक पिक्चर है, ये आपका टाइप्स ऑफ एक्लिप्स हैं, ठीक है। पहले हम एक्लिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो जब क्या होता है, सन ड्यू टू विच द सन वॉज ब्लॉक्ड, सन ब्लॉक हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, वो अर्थ तक नहीं पहुंचा पाता है अपनी रोशनी, पूरी रोशनी उसको किस में ब्लॉक कर देती है, मून में ब्लॉक कर देती है। तब वो क्या कहलाता है आपका, वो ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम एंड पीपल ऑन अर्थ कैन नॉट सी इट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जब अर्थ में हैं, हम अर्थ में हैं ना, ये मून है और ये सन है। सन की लाइट कभी कभी मूविंग के दौरान क्या होता है ना, अर्थ तो अपनी एक्सिस में है, मून उसके अराउंड घूमता रहता है, ठीक है। और अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड घूमती है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा पीरियड आ जाता है कि वो मूविंग के दौरान आपस में क्या हो जाते हैं, टकराते इन द सेंस है एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अर्थ के पास जब मून आ जाएगा तो वो जो सन की लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है, वो अर्थ तक हमको नहीं पहुंचा पाती है, तब हम जो सन को नहीं देख पाते हैं, तब उस पीरियड को बोला जाता है सोलर एक्लिप्स, ठीक है, सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। अब देखिए सोलर एक्लिप्स है और ल्यूनर एक्लिप्स। पार्शियल लूनर एक्लिप्स, अ पोर्शन ऑफ द मून फेसेस थ्रू अर्थ्स अम्ब्रल शैडो। टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, एंटायर मून पासेस थ्रू द अर्थ्स अम्ब्रल शैडो। अब हमने पढ़ा सोलर एक्लिप्स, अब हम कहाँ पे आते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स में। अब देखिए क्या होता है, जब ये मून है और ये अर्थ है, अब मून के सामने अर्थ आ गई और तब उसकी लाइट, सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ। तो अर्थ ने ब्लॉक कर दिया मून को, तो उस लाइट को जब सन रेज नहीं पहुंच रही है मून तक, तब उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उस एक्लिप्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स। अब हो गया सूर्य ग्रहण था, अब हो गया चंद्र ग्रहण। तो ये रिपीटेडली होता रहता है, वंस इन अ टाइम ऐसा हो जाता है कि आपका ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स आता ही है। ये देखिए पार्शियल एक्लिप्स हो रही है, मतलब सन की जो लाइट है वो थोड़ा सा इसको यहाँ तक थोड़ी नहीं पहुँची है। यहाँ पे देखिए
एनुअल एक्लिप्स हो रहा है, ये सन की लाइट पूरा ढकते ढकते यहाँ पे थोड़ी सी बची है, और ये देखिए टोटल एक्लिप्स मतलब पूरा मून को उसने ढक लिया है, और लाइट कहाँ तक नहीं पहुँच रही है, अर्थ तक नहीं पहुँच रही है। तो ये जो 3 पार्ट हैं इससे आपको पता पड़ रहा है पार्शियल एक्लिप्स होती है, एनुअल एक्लिप्स होता है और टोटल एक्लिप्स होता है, जिससे कि पूरा ग्रहण हो जाता है सूर्य का। ठीक है, तो ये जो सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स, आई थिंक अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स। अब हम इसको किसके थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल नहीं, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया, अब हम आते हैं डायग्राम पर। ये देखिए सोलर एक्लिप्स, ठीक है, लाइट तो दोनों को चाहिए, सन को भी चाहिए, मून को भी चाहिए। किसकी, सॉरी, लाइट सन की चाहिए, किसको, मून को और अर्थ को। सन लाइट के विदाउट ह्यूमन लाइफ है ही नहीं अर्थ पे, बिकॉज इन आवर ह्यूमन लाइफ द लाइट ऑफ सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी लिविंग लाइफ ऑन द अर्थ। प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, सबको लाइट चाहिए। विदाउट लाइफ देयर इज नो लाइफ इन द अर्थ। ठीक है, ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है मून के लिए भी, बिकॉज मून के पास तो अपनी लाइट ही नहीं है, वो रिफ्लेक्ट ही होता है सन की लाइट से। जो उसमें तेज है, जो उसमें निखार है, जो उसमें लाइट है, ब्राइटनेस है, जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो लाइट आ रही है सन से, ये है आपका, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, एरिया ऑफ पार्शियल एक्लिप्स, ये मून है आपका। अब मून ने इसको क्या कर दिया, सामने आ गया, अर्थ और सन के, मून सामने आ गया और सन की लाइट को पूरा इसने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट थोड़ी भी नहीं आ रही है, अफेक्ट ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ टोटल एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स। अच्छा, किसी किसी पार्ट में अर्थ के क्या होता है, कुछ कुछ हिस्सों में, अच्छा हर जगह ना सोलर एक्लिप्स नहीं होता है। इंडिया के इंडिया में सोलर एक्लिप्स है तो जरूरी नहीं है अर्थ के किसी और पार्ट में भी सोलर एक्लिप्स होगा। हमारे वर्ल्ड में जहाँ तक अगर इतना भी घेर इसने छोड़ दिया, लाइट अगर यहाँ पर आ गई तो यहाँ पे पार्शियल एक्लिप्स होगा। जब पूरा मिड पॉइंट इसका घेर देता है, यहाँ पे पूरा सन की लाइट नहीं पड़ रही है, मून ने ब्लॉक कर लिया, उस एरिया में टोटल एक्लिप्स होगा। हो सकता है किसी किसी पार्ट में सन की रेज जा रही हो, पूरा मून ने उसको ब्लॉक नहीं कर लिया हो, तो उस पार्ट में क्या होगा आपका, वो पार्शियल एक्लिप्स होगा, पूरा एक्लिप्स नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आया सोलर एक्लिप्स के बारे में, आपको अब समझ में आया होगा कि सन की लाइट जब मून ब्लॉक कर लेता है और अर्थ पर उसकी रेज नहीं पहुंचती हैं, देन उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। तो इन दिस डायग्राम द एक्सप्लेनेशन इज वेरी क्लियर टू यू कि हाउ इट बिकम्स सोलर एक्लिप्स। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम ल्यूनर एक्लिप्स में। तो अब हमारे पीछे देखिए ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स अब क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया था विदाउट डायग्राम, कि जब अर्थ सन के बीच में आ जाती है, मून तक लाइट नहीं पहुंचती है, देन इट बिकम्स ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक है, अब ये दिख रहा है आपको, साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज आवर सन। सन की लाइट जो है अर्थ में पहुंच रही है, बट उस अर्थ ने इस मून को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन के दौरान सम पीरियड में ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को बीच में ले आने के बाद सन की लाइट किसी एक तक नहीं पहुंचती है। अगर मून तक लाइट नहीं पहुंचती है, देन दैट इज ल्यूनर एक्लिप्स। ओके, ल्यूनर एक्लिप्स हुआ, एरिया ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स, ये पूरी एरिया कवर हो गई ल्यूनर एक्लिप्स को। ये अर्थ है आपका, ये मून है और ये सन है। क्लियर, इस डायग्राम से भी आपको ये क्लियर हो रहा है कि सन जब अर्थ बीच में आ जाती है और मून तक सन की लाइट नहीं पहुंचती है, देन इट इज ल्यूनर एक्लिप्स। सिंपली आपको एक क्लियर हो गया होगा लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। नाउ अब हम बढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरे टॉपिक में आते हैं हम, नेचुरल सैटेलाइट तो अर्थ है, वी ऑल आर नोइंग। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून। मून तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ये आप सबको पता है। हमने जब स्टार्ट किया था लेसन, जो भी ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। ओके, अब वी कम टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत ज़रूरी है, जब क्यों, क्योंकि हम स्पेस में जो जाते हैं, आज भी हम जो स्पेस में जा रहे हैं, अभी हम 21st सेंचुरी में, यहाँ जाऊँ, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है।
Artificial satellites then are also satellites, but they are put there by someone or something. वो हम जो अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च हुई हैं, और सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज स्पुतनिक 1 विच वॉज लॉन्च्ड, ये वाली, ये देखिए स्पुतनिक फर्स्ट विच वॉज लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुई थी वो? 1957 में। सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन, सोवियत यूनियन, ठीक है, कब? 1957 में। देन धीरे 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 आपने आर्यभट्ट का भी नाम सुना होगा, अब स्पुतनिक 1 भी हो गई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक्सप्लोरर 1 है, स्काईलैब है, टेलिस्टर है, टिंगडोंग स्पेस स्टेशन है। ये जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है किसमें? स्पेस पे जो हमको वेदर, ऑर्बिट, वहाँ की इंफॉर्मेशन, क्या हो रहा है, क्या नया आया है, कौन सा रॉक गिर रहा है, कौन सा नया इन्वेंशन हो रहा है, हर चीज़ के बारे में हमको किससे पता पड़ता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। तो वो जो कनेक्शन होता है, हमने जो नासा का नाम सुना है, जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा यूज़ होता है। उनके थ्रू उनको ये पता पड़ता है कि दूसरे स्पेस में, दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, और वहाँ की खबर, वहाँ के बारे में नॉलेज वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही कनेक्ट करती हैं, ठीक है। जीपीएस, कम्युनिकेशन, वेदर के बारे में जानना, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे अभी क्या रिक्वायरमेंट है, हम वहाँ पे जाने के लिए कौन कौन सी मेहनत करें, कौन कौन सी सुविधाओं के साथ वहाँ पे जाएं, तो ये सब कनेक्शन किसके थ्रू होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका द मून, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में कौन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं, कब कौन सी लॉन्च हो रही है, कब लॉन्च हो रही है, पर्पस क्या है, कहाँ जाना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। तो ये जो हमारा एक्सप्लोरेशन है, हम जो एक्सप्लोर करेंगे, हम जो इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो हम एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने वर्ल्ड को, अपनी इंडिया को, किस बारे में? कि हम कितना कनेक्ट हो रहे हैं, किससे? स्पेस से। स्पेसक्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट्स, जो एक्सप्लोरेशन होता है, जो आपको जानना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको डीपली नॉलेज देनी चाहिए। ये आप छोटा मोटा चैप्टर समझ के आप इसको छोड़ नहीं सकते। अरे द मून, वही तो जो मून दिखता है, अरे वही तो जो मून है, अरे वही तो जो अर्थ के साथ, वो ऐसा नहीं पढ़ना है आपको इसको डीपली पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिकॉज ये एक हमारा प्लैनेट भी है मून, ऐसा नहीं है प्लैनेट में आता है मून, सन, अर्थ, दीज ऑल आर आवर प्लैनेट, इंक्लूडिंग आवर 8 प्लैनेट। हमारे 8 प्लैनेट में ये तीनों प्लैनेट भी इंक्लूड होते हैं। तो यू मस्ट नो वेरी क्लियरली कि क्या होता है मून, क्या नेचुरल सैटेलाइट थी हमारी, है मून नेचुरल सैटेलाइट, हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है। जो मून पे गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था उसने, उसको ऐसे हमको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो यू मस्ट लर्न एंड नो अबाउट मून। नेक्स्ट, keep learning, keep learning, keep learning, keep learning and keep growing. ओके, तो आज का जो हमारा ये चैप्टर था, मैं आशा करती हूँ एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, आपको कुछ अलग टॉपिक भी जानना हो तो। सो तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।